विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के व्याख्यान में मैं आपको यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या है और अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों माना जाता है, इस पर मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा आज का। तो अरस्तु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक था। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी। तो अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। तो ये माना जाता है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। आदर्श राज्य और उसके संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने जहाँ कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, वहीं अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत अपनी समकालीन तथा भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। अतः ये कहा जाता है कि अरस्तु ने लगभग 1000 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण, अन्वेषण और सामग्री संकलन के लिए लगाया था। इस सामग्री निरीक्षण के आधार पर उसने विभिन्न विज्ञानों के बारे में अनेक नियमों की शोध की, विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकालने की इस पद्धति को उद्गम इंडक्टिव की पद्धति कहते हैं। जहाँ प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, वहीं वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है, वहीं अरस्तु उपमानात्मक पद्धति और विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बताता है। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति उपमानात्मक है, ऐतिहासिक है, स्वदेशी है, सादृश्यवाची है, विश्लेषणात्मक है। तो विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति की क्या विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति उपमानात्मक अध्ययन पद्धति है, अर्थात अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन में उपमानात्मक पद्धति को स्वीकार किया। जैसा कि बार्कर ने कहा था कि इस अध्ययन विधि का सार था निरीक्षण करना और संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचारी विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। अरस्तु की ये उपमानात्मक पद्धति प्लेटो की अध्ययन पद्धति के प्रतिकूल है, जहाँ प्लेटो सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, परंतु अरस्तु विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। जहाँ प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है, वहीं अरस्तु दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचार का आधार बनाते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। दूसरा, अरस्तु की अध्ययन विधि ऐतिहासिक है, अर्थात अरस्तु ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया और राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिकता का सहारा सर्वप्रथम अरस्तु ने ही लिया है। अतः से ऐतिहासिक विधि का जनक कहकर भी हम पुकार सकते हैं। वह तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित यूनानी नगर राज्यों के 158 शासन विधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राज्य विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है। उसके सब विचार इतिहास और निरीक्षण पर आधारित है और राज्य के विकास संबंधी विचार, युद्ध तथा गृहयुद्ध संबंधी विचार आदि का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहज ही में नज़र आ जाती है। जैसा कि यह आगे चलकर हमारे अध्ययन का विषय होगा कि अरस्तु के राज्य का विकास किस तरह से, राज्य की उत्पत्ति किस तरह हुई, और युद्ध से संबंधित अरस्तु के क्या विचार थे, गृहयुद्ध से संबंधित अरस्तु के क्या विचार थे। इन सब विचारों के विवेचन मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगी। तो विद्यार्थियों, अरस्तु की अध्ययन पद्धति की 2 विशेषताओं का हमने अध्ययन किया कि उपमानात्मक अध्ययन पद्धति है, ऐतिहासिक है। चलिए अब तीसरी जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति की विशेषता है वो है स्वउद्देश्य विधि, अर्थात जो अरस्तु ने अपना अध्ययन है उसमें स्वउद्देश्य विधि को भी अपनाया है। यानी कि यह स्वउद्देश्य विधि का मतलब है कि यह विधि यह मानकर चलती है कि हर वस्तु अथवा विषय का अपना उद्देश्य होता है जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। अरस्तु के अनुसार हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। जब वह वस्तु अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तभी उसका पूर्ण विकसित रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है, और वही उसकी सच्ची प्रकृति है। इसी विचार के अनुसार उसने पॉलिटिक्स में कहा है कि परिवार जैसी सीमित संस्थानें
अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर राज्य के वृहद स्वरूप को प्राप्त किया है। सादृश्यवादी विधि अर्थात प्लेटो के समान अरस्तु ने भी सादृश्यताओं का उपयोग अपने विचारों के स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए किया है। प्लेटो ने जहाँ मुख्यतः प्राकृतिक जगत तथा कला के क्षेत्र में सादृश्य ढूंढे हैं, वहीं अरस्तु ने प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य ढूंढ निकाले हैं। पॉलिटिक्स में अनेक स्थानों पर वह राजनीतिज्ञ की कला की चिकित्सक की कला से तुलना करता है और चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से ही उसकी विचारधारा बनी है कि प्रत्येक प्रकार की अतियों को छोड़कर हमें एक सुनहरे मध्यम का अनुसरण करना चाहिए। अरस्तु के अध्ययन विधि की अगली विशेषता विश्लेषणात्मक यानी कि ये एनालिटिकल है। विशेषज्ञ और विद्वानों का ये कहना है कि अरस्तु ने अपने दर्शन में विश्लेषणात्मक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में अपनाया। विश्लेषणात्मक पद्धति का मतलब है कि इस पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है और तत्पश्चात एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए, जहाँ अरस्तु ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए उसके निर्माणकारी अंग कौन कौन से होते हैं, परिवार और गांवों का विश्लेषण किया है। उसने राज्य के संबंध में अपना निष्कर्ष उसके निर्माणकारी अंग नागरिकों के संदर्भ में निकाला है। उसने जीवन के संबंध में वास्तविकताओं को प्रकाश में लाने हेतु उसे 3 भागों पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक में विभाजित किया है। संक्षेप में अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक है। वह कुछ तथ्यों का अध्ययन करता है तथा उन्हीं तथ्यों से निष्कर्ष निकालता है। इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करता और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसकी ख्याति का मुख्य आधार यह है कि उसने राजनीतिक घटनाक्रम के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। इस तरह से उसने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और संपूर्ण विज्ञान का रूप और दर्जा प्रदान किया। तो विद्यार्थी, ये तो हुई अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अब हम पढ़ेंगे कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। तो जो मैक्सी है, उन्होंने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। और इसी तरह डनिंग ने कहा कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। अरस्तु की महानतम कृति पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। यद्यपि उसकी पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यथा राजनीतिक स्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी दृष्टि में स्थूल रूप से दिखाई देने वाला वास्तविक जगत मिथ्या है और विचारों का वह काल्पनिक जगत वास्तविक है। ऐसी स्थिति में हम प्लेटो को अधिक से अधिक कवि, कलाकार और दार्शनिक कह सकते हैं और विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। इसके अतिरिक्त जहाँ प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा भी प्रदान नहीं किया गया, वह राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही पुच्छलग्गा अंग मानता है और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया। और अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया और उसे राजनीति शास्त्र का उच्च कोटि का राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का राजनीति शास्त्र माना, क्योंकि राज्य से इसे सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। तो अरस्तु को वो कारण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर जिनके आधार पर हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक अतः प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कह सकते हैं। पहला तो है आगमनात्मक विधि का अनुसरण किया, अर्थात अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक विधि की प्रणेता के रूप में हम अरस्तु को स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात इस आगमनात्मक विधि की विशेषता है कि इसमें विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है उसका निष्पक्ष रूप से बिना अपने किसी पूर्व धारणा के अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिकता का पुट होता है। इसीलिए अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले और निष्कर्षों के आधार पर राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दूसरा, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और अरस्तु प्रथम विचारक था जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र स्थान प्रदान किया और नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में उसने अंतर किया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध
उद्देश्यों से, एंड से, जबकि राजनीतिक शास्त्र का संबंध उन साधनों से जिनके द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु यथार्थवादी विचारक है क्योंकि अरस्तु ने साम्यवाद, निरंकुशता आदि सभी को अति समझा था, इसलिए उन सब के बीच का उसने मध्य मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। और पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्य मार्ग है जिसका अनुसरण अरस्तु ने किया और राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए उसने दूर करने का प्रयास किया। अरस्तु ही प्रथम यथार्थवादी विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किया, इसलिए उसने हमेशा अतिवादिता से बचते हुए मध्य मार्ग का अनुसरण किया। अरस्तु ने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया क्योंकि अरस्तु पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन प्रस्तुत किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। इसी के साथ साथ अरस्तु के बारे में ये कहता है कि मनुष्य एक अरस्तु ने यह विचार प्रतिपादित किया था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और अरस्तु का ये कथन आज भी राजनीतिक शास्त्र की अमूल्य धरोहर माना जाता है। अरस्तु को इसीलिए यथार्थवादी विचारक भी माना जाता है, राजनीति वैज्ञानिक, कि उसने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि बारकर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स का अनुवाद करते हुए लिखा कि अगर कोई यह मेरे से पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया, तो इसका उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना अन्य कहीं और नहीं मिल सकता। उस समय जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचारों जैसे मालूम होते हैं। अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है क्योंकि संविधानों का वर्गीकरण उसे प्लेटो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, पर उसने इस विचार को अपने लिसियम में विस्तृत अध्ययन करके प्रस्तुत किया और एक प्रकार से प्लेटो के सैद्धांतिक विवेचन पर अपनी अनुसंधानिक पुष्टि कर दी। संविधान और राज्यों का वर्गीकरण इसलिए मूल रूप में अरस्तु के नाम के साथ जोड़ा जाता है और संविधान का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी हमेशा रहेगा। अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या की और नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के मूल विचारों को ही आधार बनाया। नागरिकता का विचार अरस्तु के एक मौलिक देन है जिसके लिए राजनीति शास्त्र उसका हमेशा ऋणी रहेगा। और अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विकास उसकी ऐसी धारणा है जिसके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने ही सरकार के अंगों का निर्धारण किया। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासनिक और न्यायिक का निरूपण किया और ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही हैं। अरस्तु ने विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विचार किया और अरस्तु की ये खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी है। और राजनीति पर भौगोलिक और आर्थिक तत्व प्रभावों का अध्ययन अरस्तु ने किया। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों को बहुत महत्व दिया है और उसने मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्माणकारी तत्व होता है। और अरस्तु ने राज्य की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण अत्यधिक धनी एवं निर्धनों के बीच चलने वाला संघर्ष माना और संपत्ति पर उसने व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन किया, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक करने पर बल दिया। और राज्य की समस्याओं अगर ऐसा किया जाए तो राज्य की समस्या सरलता से हल हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। उसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान स्थान प्रदान किया
और प्लेटो की भांति काल्पनिक और आदर्शवादी नहीं था, बल्कि एक पूर्णतः व्यवहारिक और यथार्थवादी दार्शनिक था, जिसने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। धन्यवाद।